हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अपस्ट्री आदिया। और हम लोग आज यहाँ पर पढ़ेंगे मौर्यकालीन कला के कुछ स्पेशल यहाँ पर और डिटेल है। ये मैंने चैप्टर यहाँ पर लिया है आपके एनसीईआरटी बुक से, जिसमें मौर्यकालीन कला के जितने भी जो ये पिक्चर्स है, जो नमूने हैं, आपको यहाँ पे भी डायग्राम आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसी से हम आगे की भी स्टडी करेंगे। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखेंगे, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में गंगा की घाटी में बौद्ध और जैन धर्मों में नए धार्मिक और सामाजिक आंदोलनों की शुरुआत हुई। ये दोनों धर्म श्रमण परंपरा के अंग थे। दोनों धर्म जल्द ही लोकप्रिय हो गए क्योंकि वे सनातन धर्म की वर्ण एवं जाति व्यवस्था का विरोध करते थे। उस समय मगध एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा और उसने अन्य राज्यों को अपने नियंत्रण में ले लिया। ईसा पूर्व 4ठी शताब्दी तक मौर्यों ने अपना प्रभुत्व जमा लिया और ईसा पूर्व 3री शताब्दी तक भारत का बहुत बड़ा हिस्सा मौर्यों के नियंत्रण में आ गया। मौर्य सम्राटों में अशोक एक शक्तिशाली राजा हुआ, जिसने ईसा पूर्व 3री शताब्दी में बौद्धों के श्रमण परंपरा को संरक्षण दिया। धार्मिक पद्धतियों के कई आयाम होते हैं, वे किसी एक पूजा विधि तक सीमित नहीं होते। यक्षों और मातृ देवियों की पूजा भी काफी प्रचलित थी। इस पूजा के अनेक रूप विद्यमान थे तथा इनमें से बौद्ध धर्म सबसे अधिक सामाजिक और धार्मिक आंदोलन के रूप में लोकप्रिय हुआ। यक्ष पूजा जो है यहाँ पर बौद्ध धर्म के आगमन से पहले और उसके बाद भी काफी लोकप्रिय रही, लेकिन यह बौद्ध धर्म और जैन धर्म में विलीन हो गई। अब खंबे, मूर्तियां और शैल वास्तुकला किस तरीके की थी, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ बड़ा सा एक पत्थर है जिसके ऊपर गोल इस तरीके से कमल के फूल वाली आकृतियां हैं और उस पर इस तरीके से हमारा ये अशोक का स्तंभ है, जो कि हमारा नेशनल सिंबल यानी राष्ट्रीय प्रतीक भी है, राष्ट्रीय चिन्ह भी है। मठ के संबंध में स्तूपों और विहारों का निर्माण इस श्रमण परंपरा का एक अंग हो गया। स्तूप क्या होते थे? जो बुद्ध के अवशेष अंग होते थे उन पर बनाए जाते थे, और विहार जो होते थे, जो आजीवक होते थे, उनके रहने के स्थान को विहार कहा जाता था। चैत्य जो होते थे, इन आजीविकों की जो पूजा का घर होता था उसे चैत्य कहा जाता था। अब इसके आगे हम यहाँ पर पढ़ेंगे, तथापि इस कालावधि में स्तूपों और विहारों के अलावा अनेक स्थानों पर पत्थर के स्तंभ बनाए गए, चट्टाने काटकर गुफाएं तथा विशाल मूर्तियां बनाई गई। तो यहाँ एक ही पत्थर से नहीं है, चट्टाने काट काट कर मूर्तियां और गुफाएं बनाई गई हैं। स्तंभ निर्माण की परंपरा बहुत पुरानी है। यह देखने में आया कि एकेमेनियन साम्राज्य में विशाल स्तंभ बनाए जाते थे, लेकिन मौर्यकालीन जो स्तंभ थे वो एकेमियन स्तंभों से भिन्न किस्म के हैं। मौर्यकालीन स्तंभ चट्टानों से कटे हुए एक विशाल पत्थर से बने हुए स्तंभ, यानी है तो पत्थरों पर पूरा ये जो है वो एक पत्थर नहीं है। ये वाला पोर्शन अलग बनाया, नीचे वाला अलग बनाया गया है, ये ऊपर वाला पोर्शन अलग बनाया गया है। तो ये जिनमें उत्कीर्णता कलाकार का कौशल स्पष्ट दिखाई देता है, जबकि एकेमेनियन स्तंभ राजमिस्त्री के द्वारा अनेक टुकड़ों को जोड़कर बनाए जाते थे। मौर्य काल में प्रस्तर स्तंभ संपूर्ण मौर्य साम्राज्य में कई स्थानों पर स्थापित किए गए और उन पर शिलालेख उत्कीर्ण किए गए। ऐसे स्तंभों की चोटी पर क्या होते थे? सांड, शेर, हाथी जैसे जानवरों की आकृतियां होती थी। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो इनके जो स्तंभ थे वो पूरे के पूरे यहाँ पर एक विशाल पत्थर से बनाए हुए हैं। तो ये जो है विशेषताएं पिछली बार पूछी गई थी फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में। सभी शीर्षाकृतियां हष्टपुष्ट होती थी, उन्हें एक वर्गाकार या गोल वेदी पर खड़ा किया उकेरा गया है। गोलाकार वेदियों को सुंदर कमल के फूलों से सजाया गया है। ये जो डिजाइन है इसको बोला है कमल के फूलों से सजाया गया है। शीर्षाकृतियों वाले प्रस्तर स्तंभों में से कुछ स्तंभ आज भी सुरक्षित है। बिहार में बसराहा बखीरा, लोरिया नंदनगढ़ व रामपुरवा। देखो, जो बसराहा बखीरा और लोरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा, ये तीनों कहाँ पर है? ये बिहार में है, ये पूछा गया है। उत्तर प्रदेश में सन किसा व सारनाथ, सन किसा और सारनाथ कहाँ पर है? यूपी में है, ये भी पूछा गया है, इसमें देखे जा सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कि सारनाथ में पाया गया मौर्यकालीन स्तंभ शीर्ष, जो सिंह शीर्ष के नाम से प्रसिद्ध है, मौर्यकालीन मूर्ति परंपरा का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। यह हमारा राष्ट्रीय प्रतीक भी है। यह बड़ी सावधानी से उकेरा गया है। इसकी गोलाकार वेदी पर धारते हुए 4 शेर की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं स्थापित है। उस वेदी के निचले भाग में घोड़ा, सांड, हिरण आदि गतिमान मुद्रा में है। तो यहाँ पर कौन है? घोड़ा, सांड, हिरण और वृषभ यानी बैल, 4 यहाँ पर जानवर है। ये भी कई बार यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं, घोड़ा, सांड, हिरण और वृषभ।
जिसमें मूर्तिकार के उत्कृष्ट कौशल की साफ झलक दिखाई देती है। यह स्तंभ शीर्ष धम्म चक्र का प्रवर्तक मानक प्रतीक है, यानी इसके बीच में जो चक्र है वो कौन सा चक्र है? धम्म चक्र है। बुद्ध के जीवन की एक महान ऐतिहासिक घटना का यह द्योतक है। ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी में यक्ष, यक्षिणी और पशुओं की विशाल मूर्तियां बनाई जाती थी। शीर्षाकृति वाले प्रस्तर स्तंभ बनाए व स्थापित किए जाते थे और चट्टानों को काट कर गुफाएं बनाई जाती थी। इनके अनेक स्मारक आज भी मौजूद है, जिनसे पता चलता है कि यक्ष पूजा इनमें क्या थी? लोकप्रिय थी। यक्ष पूजा आगे चलकर किस तरीके से जैन और बौद्ध धर्म के स्मारकों में आकृति प्रस्तुतिकरण का अंग बन गई, यानी जैन और बौद्ध धर्म की जो फिर मूर्तियां बनाई जाने लगी, उनमें साइड में ऊपर की तरफ इस तरीके से यक्ष की मूर्तियां बनाई जाती थी। पटना, विदिशा, मथुरा जैसे अनेक स्थानों पर यक्ष और यक्षिणियों की बड़ी बड़ी मूर्तियां पाई गई है। ये विशाल प्रतिमाएं अधिकतर खड़ी स्थिति में है। इन सभी प्रतिमाओं में जो विशेष तत्व है वो ये है कि इनकी सतह जो है वो पॉलिश की हुई चमकीली है। यानी ये जो चीज है ये भी एग्जाम में लास्ट टाइम पूछी गई थी कि क्या विशेषता है इनकी। इनके चेहरे पर प्रकृति विज्ञान की निपुणता और स्पष्टता दिखाई देती है। अन्य अंग प्रत्यंग का उभार स्पष्ट दिखाई देता है। यक्षिणी की प्रतिमा एक सर्वोत्तम उदाहरण है, दीदारगंज पटना में देखा गया है। तो यक्षिणी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? यक्षिणी की प्रतिमा हमें जो प्राप्त हुई है वो दीदारगंज पटना से प्राप्त हुई है। देखिए इसमें आप डायग्राम के नीचे भी आपको ये जो फोटोज है इनके नीचे भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यह एक लंबी ऊंची सुगठित प्रतिमा है। इसे देखने से पता चलता है कि इसका जो निर्माता है वो मानव रूपाकृति के चित्रण में कितना निपुण था, संवेदनशील था। यह प्रतिमा कितनी चिकनी है। पक्की मिट्टी से बनी आकृतियों और इन प्रतिमाओं में चित्रण की दृष्टि से बहुत अंतर दिखाई देता है। देखो कुछ तो चट्टानों को काट के बनाए हैं और कुछ पक्की मिट्टी से बनाए गए हैं। ओडिशा में धूली स्थान पर चट्टानों को काट कर बनाए गए विशाल हाथी की आकृति। अब विशाल हाथी की आकृति आपको कहाँ मिली है? ओडिशा में धूली स्थान पर मिली है। आकृति भी मूर्ति कला में रेखांकन, लय, पारखी की सुंदरता का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस पर सम्राट अशोक का एक शिलालेख भी अंकित है। यह सभी प्रतिमाएं आकृति के निरूपण के सुंदर उदाहरण हैं। अब यहाँ पर आप ये मूर्ति देख सकते हैं। ये जो यक्ष की मूर्ति है ये परखम से हमें प्राप्त हुई है। ये अभी आरएएस के एग्जाम में पूछा गया था 2021 वाले में, जो भी लेटेस्ट एग्जाम हुआ था। तो ये यक्ष की मूर्ति जो है वो परखम से यहाँ पर प्राप्त हुई है। बिहार में जो है वो बाराबार की पहाड़ियों में शेलकृत गुफाएं, चट्टानों को काटकर जो बनाई गई गुफाएं हैं, जिसमें लोमश ऋषि की गुफा कहते हैं। ठीक है, तो लोमस ऋषि की गुफा कहाँ है? तो बाराबर की पहाड़ियों में है, बिहार में है लोमस ऋषि की गुफा। इस गुफा का जो प्रवेश द्वार है वो अर्धवृत्ताकार चैत्य चाप की तरह सजा हुआ है। चैत्य चाप यानी पूजा घर पे जो मेहराब बनाते हैं उसकी तरह सजा हुआ है। चैत्य के मेहराब पर एक गतिमान हाथी की प्रतिमा उकेरी हुई है। इस गुफा का भीतरी कक्ष आयताकार है, उसके पीछे गोलाकार कक्ष है। प्रवेश द्वार बड़े कक्ष की एक तरफ की दीवार है। यह गुफा मौर्य सम्राट अशोक द्वारा आजीवक पंथ संप्रदाय के लिए संरक्षित की गई थी। तो ये जो बिहार में बाराबर की पहाड़ियों में जो गुफाएं हैं उसमें जो लोमस ऋषि की गुफा सबसे फेमस है। ये गुफा यहाँ पर मौर्य सम्राट अशोक द्वारा आजीवक पंथ या संप्रदाय के को दी गई थी। लोमस ऋषि की गुफा इस काल का एक अकेला उदाहरण है, मगर परिवर्ती काल में पूर्वी व पश्चिमी भारत में अनेक बौद्ध गुफाएं खोदी गई थी। बौद्ध और जैन धर्म की लोकप्रियता के कारण स्तूपों और विहारों का निर्माण बड़े पैमाने पर शुरू हुआ। उनसे पता चलता है कि सनातन धर्म, हिंदू धर्म में देवी देवताओं की प्रतिमा भी बनती रही होगी। इसमें यह जान लेना जरूरी है कि जो स्तूप है वो अधिकतर बुद्ध के स्मृति चिन्हों पर बनाए जाते थे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि स्तूप जो है वो स्मृति चिन्हों पर बनाए जाते थे। और विहार जो है, विहार किसको कहते थे? जहां पर ये आजीवक रहते थे तो रहने का स्थान इनका विहार कहलाता था। और चैत्य जो है ये इनके पूजा घर कहलाते थे। ये इस तरीके से ये आपको याद रखना है, तीनों नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे अनेक स्तूप बिहार में है। राजगृह, वैशाली, वैद्यदीप, पावा, नेपाल में कपिलवस्तु में, अलकप्पा, रामग्राम और उत्तर प्रदेश में कुशीनगर में और पिपलीवान में स्थित है। तो ये लाइन आपकी पूरी यहाँ से इंपॉर्टेंट लाइन है कि मौर्यकालीन अवशेष कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए। तो ये नाम आप देख लें। राजगृह, वैशाली, वैद्यदीप और पावा जो है ये बिहार के गांव है। नेपाल का कपिलवस्तु है। अलकप्पा, रामग्राम जो है नेपाल के हैं। कपिलवस्तु, अलकप्पा और रामग्राम ये नेपाल के हैं। उत्तर प्रदेश में कुशीनगर और पिपलीवान में है। धार्मिक ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि बुद्ध के अनेक अवशेषों पर स्तूप बनाए जाते थे। ऐसे स्तूप अवंती और गांधार जैसे स्थानों पर बने हुए हैं जो गंगा की घाटी से बाहर बसे हुए। ठीक है, अवंती और गांधार में स्तूप पाए गए।
स्तूप विहार और चैत्य जो है बौद्धों और जैनों के मठीय संकुलों यानी परिसर के भाग हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश भवन या प्रतिष्ठा बौद्ध धर्म के हैं। ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी की स्तरीय संरचना का एक उदाहरण राजस्थान में कहाँ मिला है? बेरार स्थल पर स्थित स्तूप है। तो अपने राजस्थान में मौर्यकालीन अवशेष कहाँ मिले हैं? बैराठ में मिले हैं, वहां पर स्तूप मिला है राजस्थान में। सांची का जो महान स्तूप है, जिसपे आगे हम डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल से, उस सांची का जो स्तूप है ये अशोक के शासनकाल में ईंटों से बनाया गया था और बाद में उसे पत्थर से ढक भी दिया गया था और नई नई चीजें उसमें और लगा दी गई। कालांतर में ऐसे बहुत से स्तूप बनाए गए जिनमें बौद्ध धर्म की लोकप्रियता का पता चलता है। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के दौरान उसके बाद ऐसे अनेक अभिलेखीय साक्ष्य मिले हैं जिनमें दानदाताओं का नाम और कहीं कहीं तो उनके पेशे का नाम भी दिया गया है। इन स्तूपों और राजसी संरक्षण के उदाहरण बहुत कम मिलते हैं। संरक्षकों में आम भक्तों से लेकर गृहपति, जिसे गृहपति कहा जा सकता है, और राजा महाराजा भी शामिल थे। कई स्थलों पर श्रेष्ठ जनों या व्यापारिक श्रेणियों द्वारा दिए गए दानों का भी उल्लेख मिलता है, लेकिन ऐसे अभिलेख बहुत कम पाए गए हैं जिनमें कलाकारों या शिल्पकारों का नाम दिया हो। अब यहाँ पर एक जगह है, ये अलबत्ता महाराष्ट्र में है, पीतल खोड़ा गुफा है यहाँ पर, जिसमें कलाकार कान्हा और कोडाने गुफा में उनके शिष्य बालक का नाम अवश्य उल्लेखित है। ठीक है, कलाकार कान्हा और कोडाने गुफा में उसके शिष्य बालक का नाम भी अवश्य उल्लेखित है। तो यहाँ पर महाराष्ट्र में पीतलखोड़ा में यहाँ पर ये जो है कलाकारों के नाम यहाँ पर उल्लेखित है। नेक्स्ट इसके बाद देखेंगे कुछ अभिलेख और शिलालेख में शिल्पकारों की श्रेणियों, जैसे कि प्रस्तर पर जो उत्कीर्ण है या स्वर्णकार है या पत्थर घिसने वाला है या चमकाने वाला है, इनका भी उल्लेख मिला है। आमतौर पर संपूर्ण कार्य सामूहिक सहयोग से किया जाता था, लेकिन कहीं कहीं स्मारक के किसी खास हिस्से का निर्माण कोई खास व्यक्ति अगर करता था तो फिर उसका उस पर उल्लेख कर दिया जाता था। जो व्यापारी अपना दान देते थे तो वो अपने मूल स्थान का नाम भी वहां पर लिखाते थे। अब यहाँ पर आप ये दो डायग्राम देख सकते हैं, ये लोमस ऋषि की गुफा है, जिसके गुफा द्वार पे आप जो भी ड्राइंग है आप अच्छे से देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पर मेहराब बनाया गया है इसके ऊपर। और लोमस ऋषि की गुफा अपने कहाँ पर मिली है? बिहार में मिली है, बाराबार की पहाड़ियों में। हाथी जो है धोली में मिला है, ये आप देखिए चट्टान को काट कर ये हाथी यहाँ पर बनाया गया है। तो हाथी धोली उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सारनाथ का चित्र है। ये जो आर्टिकल मैंने लिया है एनसीईआरटी की बुक से लिया है। ये सारनाथ का सिंह शीर्ष है जो कि हमारा राष्ट्रीय चिन्ह भी है। आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पर कि ये 4 शेर है, एक बैक साइड वाला शेर और होगा जिसका चेहरा हमें दिखाई नहीं देता, तो 1 2 3 और एक बैक साइड वाला 4। 4 शेर पीठ से पीठ सटाकर बैठे हैं, चारों तरफ इस तरीके से चक्र बने हैं, यानी 1 2 3 और बैक साइड में 4 साइड में, और इनके बीच में जो डिजाइन है वो है एक घोड़ा, वृषभ, हिरण और हाथी। तो इस तरीके से इनके बीच में जो है वो डिजाइन यहाँ पर बनी हुई है। नीचे आप देख सकते हैं कि जिस स्तंभ पर इसको रखा गया है उसमें ये कमल के फूल की आकृति यहाँ पर है। तो इसमें क्वेश्चन में ये भी था कि भाई धारीदार, चमकीले और धारीदार। ठीक है, ये लास्ट ईयर पूछा गया था कि अशोक के स्तंभ की विशेषता, तो ये चमकीले होते थे, धारीदार होते थे और एकाश्मत होते थे। एकाश्मत जो कि डाउट में रहा था लास्ट टाइम तक, एकाश्मत होते थे यानी एक ही पत्थर के ये पूरा का पूरा बना हुआ होता था। तो ये आप देख सकते हैं इसका पूरा अशोक का जो डायग्राम आप देख रहे हैं यहाँ पर सिंह शीर्ष सारनाथ का स्तंभ है। नेक्स्ट इसके बाद अब जब हम इसकी पूरी डिटेल से अब स्टडी यहाँ पर करेंगे, तो वाराणसी के निकट सारनाथ में लगभग 100 वर्ष पहले खोजे गए सिंह शीर्ष यानी लॉयन कैपिटल को आमतौर पर सारनाथ सिंह शीर्ष यहाँ पर कहा गया है। यह मौर्यकालीन मूर्तिकला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। बुद्ध द्वारा धर्म चक्र प्रवर्तन यानी प्रथम उपदेश देने की ऐतिहासिक घटना की स्मृति में अशोक द्वारा ये बनवाया गया था। तो जो ये सारनाथ का सिंह शीर्ष है ये कब बनवाया गया था? तो ये बनवाया गया था कि बुद्ध द्वारा धर्म चक्र प्रवर्तन यानी जो प्रथम उपदेश बुद्ध ने दिया था उसकी स्मृति में अशोक ने सारनाथ का सिंह शीर्ष बनवाया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपका यहाँ पर निकलता है। इसके बाद हम देखेंगे इस शीर्ष के मूलतः 5 अवयव है यानी 5 भाग है। ठीक है, स्तंभ है, जो शेफ्ट है जो अब कई भागों में टूट चुका है, एक कमल घंटी का आधार है जो कमल का नीचे का आपने देखा था इसमें, उस पर बना हुआ एक गोल जिसमें 4 पशु दक्षिणावर्त गति के साथ दिखाए गए हैं। जो पशु मैंने आपको बताए थे कौन है? हाथी, हिरण, वृषभ और घोड़ा।
चार तेजस्वी सिंहों की आगे पीछे की जुड़ी हुई मूर्तियां ये आप देख सकते हैं। एक सर्वोपरि तल धर्म चक्र जो कि एक बड़ा पहिया है और यह चक्र इस समय टूटी हालत में है। सारनाथ के स्थलीय संग्रहालय में ये प्रदर्शित है। इस सिंह शीर्ष को उप परिचक्र यानी कमलाधार के बिना स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। यानी ये जो सारनाथ का चिन्ह है इसमें इसके बिना हमारा जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो यहाँ तक हमें हमारा अपनाया गया है। ये आप ये वाला पार्ट हमारा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है। नेक्स्ट इसके बाद हम देखेंगे कि अब सारनाथ के पुरातत्व संग्रहालय में सुरक्षित रखे गए इस सिंह शीर्ष पर एक वेदी के पर चार सिंह एक दूसरे से पीठ जोड़कर बैठे गए हैं। ये आप देख सकते हैं। शेरों की ये आकृतियां अत्यंत प्रभावशाली और ठोस है। प्रतिमा के स्मारकीय विशेषता स्पष्टतः दृष्टिगोचर होती है। शेरों के चेहरे पर पेशी विन्यास बहुत सुदृढ़ है, यानी मांसल जो होता है ना कि स्ट्रॉन्ग प्रवृत्ति, ये आप यहाँ की धारियों से यहाँ पर देख सकते हैं। होठों की विपर्यस्ता रेखाएं और होठों के अंत में उनके फैलाव का प्रभाव यह दर्शाता है कि कलाकार की अपनी सूक्ष्म दृष्टि शेर के मुख का स्वाभाविक चित्रण करने में कितनी सफल रही है। यानी बनाने वाले ने शेर को कितना अच्छे से देख के उसको बिल्कुल ध्यान से देख के इसका उत्कीर्ण किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो शेरों ने अपनी सांस भी भीतर रोक रखी हो। अयाल यानी केसर की जो रेखाएं हैं वो तीखी है, उनमें समय प्रचलित परंपराओं का पालन किया गया है। प्रतिमा की सतह को अत्यधिक चिकना और पॉलिश बनाया हुआ है, जो कि मौर्यकालीन मूर्तिकला की एक खास विशेषता है। शेरों के घुंघराले आयाल राशि यानी उनके जो बाल है वो आगे निकली हुई दिखाई यहाँ पर देती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो बाल है ये उभरी हुई आकृति में यहाँ पर दिखाए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि शेरों के शरीर के भारी बोझ के पैरों की फैली हुई मांसपेशियों के माध्यम से बखूबी दर्शाया गया है। तो आप ये यहाँ अगर ध्यान से देखेंगे इनके पैरों को तो आपको एक एक मांसल यहाँ पर पेशी दिखाई जाएगी। इसका मतलब क्या है कि ये शेर जो है वो बहुत ही मजबूत तरीके से, एक आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं कि कितने मजबूत तरीके से इन शेरों को दिखाया गया है। शीर्ष फलक पर एक चक्र बना हुआ है जिसमें चारों दिशाओं में फैले हुए कुल मिलाकर 24 आरे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें 24 आरे हैं। प्रत्येक चक्र के साथ में यानी एक चार चक्र है, एक इधर, दो, तीसरा बैक साइड में, फोर्थ, इस तरीके से चार चक्र है। हर एक चक्र में 24 आरे हैं और ये चारों दिशाओं में फैले हुए धम्म को बताते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में इसको क्या कहा है, धम्म चक्र यहाँ पर कहा है, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। इसके साथ में है सांड, घोड़ा, हाथी और शेर। ठीक है, इसके साथ में क्या है, सांड, घोड़ा, हाथी और शेर। ये सीक्वेंस भी आपको याद रखना है क्योंकि एक बार किसी शायद एसएससी की एग्जाम में ये सीक्वेंस भी पूछा गया था, तो इसमें इन्हीं को रीअरेंज कर दिया था, जैसे शेर, हाथी, सांड, घोड़ा। तो आपको ये सीक्वेंस याद रखना है कि सांड यानी बैल सबसे पहले है, उसको बैल भी बोल दिया जाता है कई बार एग्जाम में। बैल, घोड़ा, हाथी और शेर। ठीक है, आपको ये चीज यहाँ पर ध्यान रखनी है, बैल, घोड़ा, देन उसके बाद हाथी और फिर शेर। आप इसे रिवर्स रखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस सीक्वेंस एक रखना है। आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं, सबसे शक्तिशाली शेर, देन उसके बाद में उससे थोड़ा सा कमजोर हम हाथी को लेके चल सकते हैं, फिर उससे थोड़ा सा कमजोर हम घोड़ा, फिर सबसे कमजोर हम बैल को लेके चल सकते हैं। इससे चाहे तो हम इसे इनवर्स में भी याद कर सकते हैं कि बैल से ज्यादा स्ट्रोंग हम घोड़ा, घोड़े से ज्यादा स्ट्रोंग हाथी, हाथी से सबसे ज्यादा हम जो जंगल का राजा शेर है तो उसे हम सर्वश्रेष्ठ मानकर वन पे यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये सीक्वेंस आपको इस तरीके से याद रखना है। आकृतियां बहुत सुंदरता से उकेरी गई है इन चारों की। चक्र का यह स्वरूप संपूर्ण बौद्ध कला में धम्म चक्र के निरूपण के लिए महत्वपूर्ण माना गया है, यानी इससे जैसा कि मैंने कहा कि धम्म चक्र बोला गया है। प्रत्येक पशु आकृति सतह से जुड़ी होने के बावजूद भी काफी क्या है, विस्तृत है। उनकी मुद्रा शीर्ष फलक पर गतिमान प्रतीत होती है, यानी ये चलते हुए हैं। प्रत्येक चक्र के बीच में स्थित सीमित स्थान होने के बावजूद इन पशु आकृतियों से ऐसा प्रतीत होता है कि कलाकार ने सीमित स्थान में भी संपूर्ण जो चीजें थी वो दर्शाने की उसमें क्षमता थी। इसके बाद इसके नीचे जो है वो वृत्ताकार शीर्ष फलक एक उल्टे कमल की आकृति है, जो कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं। कमल पुष्प की प्रत्येक पंखुड़ी को उसकी सघनता को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, यानी हर एक लीफ को आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो हर एक लीफ आपको अलग अलग, यहाँ पर हर एक पंखुड़ी जो है आपको यहाँ पर अलग अलग नजर आएगी।
नीचे के हिस्से में वक्र तलों को सुंदरता से उकेरा गया है। एक स्तंभ की आकृति होने के कारण यह समझा गया था कि इसे चारों ओर से देखा जाएगा, इसलिए दृष्टि बिंदुओं की कोई निश्चित सीमाएं नहीं गई हैं। तो आप चीज यहाँ पर नोट कर ले कि मौर्य काल में जितने भी ये जो स्तंभ लेख बनाए जाते थे वो एक ही पत्थर से बनाए जाते थे, एकाश्मक बनाए जाते थे। ठीक है। सिंह शीर्ष सांची में भी पाया गया है, वह टूटी फूटी हालत में है। सिंह शीर्ष वाले स्तंभ बनाने का जो क्रम है वो परिवर्ती काल में भी जारी यहाँ पर रहा होगा। सेकंड जो फेमस मूर्ति आती है यहाँ पर यक्षिणी की मूर्ति आती है, जो कि दीदारगंज से यहाँ पर प्राप्त हुई है। यक्षिणी की मूर्ति दीदारगंज, ये डायरेक्ट क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। आप ये यहाँ पर डायग्राम में जो पिक्चर है आप देख सकते हैं, कितनी क्लियर पिक्चर यहाँ पर दी गई है यक्षिणी की। अब इसकी हम डिटेल आगे देखेंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि यहाँ जो चेहरे के जो शरीर के उभार है, जो पेट के हैं या वक्ष के हैं, वो कितने क्लियर तरीके से हैं। जो कपड़ा है शरीर का, जो दुपट्टा है इनका, ये किस तरीके से हाथ की ओर जाता है, इसके अंदर की धारियां इनकी विशेषता है। ये एग्जाम में पूछा गया था कि मूर्तिकला की विशेषता कि स्तंभों में धारियां और चिकनाहट जो है, और बहुत ही अच्छे तरीके से। अब इनके बालों को इस तरीके से गुथा हुआ है और एक हाथ में इन्होंने ये पकड़ा हुआ है, हाथ में इनके इधर यहाँ पर चूड़ियां हैं। तो ये सब चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। तो यक्षिणी की मूर्ति दीदारगंज, दक्षिणी की मूर्ति दीदारगंज, उसकी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हाथ में इन्होंने चौमर यानी चौरी पकड़े हुए यक्षिणी की जो मूर्ति है वो आदमकद मूर्ति आधुनिक पटना के दीदारगंज में मिली है। पटना यानी बिहार में मिली है दीदारगंज में यक्षिणी की मूर्ति। यह भी मौर्यकालीन मूर्तिकला परंपरा का एक अच्छा उदाहरण है। यह मूर्ति पटना संग्रहालय में रखी हुई है। यह लंबी मूर्ति बलुआ पत्थर की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है? बलुआ पत्थर की यह मूर्ति बनी हुई है। इसका अंग विन्यास संतुलित है, समानुपातिक है। इसकी सतह जो है वो पॉलिश और चिकनी है। यक्षिणी के दाहिने हाथ में चौरी यानी ये चीज ये पकड़े हुए है। इसका दूसरा हाथ जो है वो टूटा हुआ हमें प्राप्त हुआ है। इस प्रतिमा के रूप और माध्यम के प्रयोग में कुशलता बरती गई है। गोल गठीली काया के प्रति मूर्तिकार की संवेदनशीलता स्पष्टता दृष्टि गोचर होती है। चेहरा जो है इसका कपोल गोल गोल है, मांसल है, लेकिन गर्दन अपेक्षाकृत छोटी है। यक्षिणी गले में हार पहने हुए हैं, जो कि कहाँ तक लटका हुआ है? इसके पेट तक लटका हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं चेहरा मांसल है यानी गोल है। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि पेट पर पहनी हुई चुस्त पोशाक के कारण पेट आगे हुआ निकला हुआ प्रतीत होता है। ये जो यहाँ पर धारियां हैं ये इसकी आगे निकली हुई प्रतीत होती है। अधोवस्त्र को बड़ी सावधानी से बनाया गया है। टांगों पर पोशाक का हर मोड़ बाहर निकलता हुआ दिखाया गया है, जो कुछ पारदर्शी प्रभाव उत्पन्न करता है। पोशाक की मध्यवर्ती पट्टी ऊपर से नीचे तक टांगों तक गिरी है। वह पैरों में मोटे वजन वाले आभूषण पहने हैं और अपनी टांगों पर मजबूती से खड़ी है। तो ये चीज आप यहाँ जब इसकी फुल जो मैंने इसकी बताई थी इसमें आप देख सकते हैं कि ये है, ये इसकी टांगों पर गिरी है। यहाँ आभूषण इसने मोटे पहने हैं और पैर भी इसके स्ट्रांग बनाए हैं, यानी ये अपने पैरों पर स्ट्रांग तरीके से खड़ी हुई है, मजबूती से खड़ी हुई है। धड़ भाग का भारीपन उसके भारी उरोजों में दृष्टिगोचर होता है। सिर के पीछे केश राशि एक गांठ में बंधी हुई है। पीठ उसकी पूरी खुली हुई है। पीछे का वस्त्र दोनों टांगों को ढकता है और दाहिनी हाथ में पकड़ी हुई चोरी की प्रतिमा की पीठ पर फटी हुई रेखाओं के रूप में यहाँ पर आप बैक साइड में इसको देख सकते हैं। तो ये सारी विशेषताएं जो है आप देख सकते हैं किस तरीके से बैक साइड में आ रही है और इसका फ्रंट और बैक पोज यहाँ पर दिखाया गया है यक्षिणी की मूर्ति दीदारगंज में, कि बैक साइड में कोई कपड़ा नहीं है, जो कपड़ा है वो यहाँ से स्टार्ट होता है और हाथ से वापस बैक साइड में नीचे आ जाता है। यानी इस पोर्शन से स्टार्ट होके बैक साइड में ये ऊपर तक आया, देन नीचे तक आया। हाथ में इसने चोरी पकड़ी हुई है। गले का हार कमर तक लटका हुआ है, सॉरी पेट तक लटका हुआ है, और क्योंकि चुस्त कपड़े पहने तो पेट एक्स्ट्रा निकला हुआ है। तो ये यक्षिणी की मूर्ति दीदारगंज पटना से प्राप्त हुई है, जो कि मौर्यकालीन कला का उत्कृष्ट नमूना है। स्तूप आराधना भरहुत, ये भी एक मौर्यकालीन अवशेष यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें बीच में स्तूप बना हुआ है और उसकी आराधना करते हुए यहाँ यक्ष दिखाए गए हैं। परवर्ती शताब्दी के स्तूपों में बहुत सी
सुविधाएं जोड़ दी गई, जैसे कि प्रतिमाओं में से अलंकृत घिरे हुए परिक्रमा पथ। ऐसे अनेक स्तूप भी है जिनका निर्माण मूल रूप से या तो पहले किया गया था, पर आगे चलकर दूसरी शताब्दी में उनमें कुछ और नए निर्माण जोड़ दिए गए। स्तूप में एक बेलनाकार ढोल, एक वृत्ताकार अंडा, चोटी पर एक हर्मिक और छत्र होता है। ये भाग हिस्से सदा जो के त्यों बने रहते हैं, लेकिन आगे चल इनके रूप और आकार में थोड़ा परिवर्तन किया गया है। गोलाकार परिक्रमा पथ के अलावा प्रवेश द्वार भी जोड़े गए हैं। इस प्रकार स्तूप स्थापत्य में वास्तुकार और मूर्तिकारों के लिए अपना कौशल दिखाने की काफी गुंजाइश होती है। वे उनमें यथावश्यक परिवर्तन तथा परिवर्ती कर सकते हैं और नई नई प्रतिमाएं भी उकेर सकते हैं। अब ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी तक बुद्ध की प्रतिमाओं या आकृतियों के दर्शन नहीं होते। बुद्ध के प्रतीकों जैसे कि पद चिन्ह, स्तूप, कमल, सिंहासन, चक्र आदि के रूप में ही इनको दर्शाया गया है। बुद्ध के अभी प्रतिमाएं ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी तक यहाँ पर नहीं मिले हैं। तो ये दर्शाता है कि इस समय तक जो पूजा व आराधना की पद्धति तो थी वो बहुत सरल थी। जीवन की घटनाओं को चित्रात्मक रूप से उन्होंने प्रस्तुत किया। जातक कथा तथा बुद्ध के जीवन की जो घटनाएं हैं और उनका वर्णन है वो बौद्ध परंपरा का अभिन्न अंग माना गया है। जातक कथाएं स्तूपों के परिक्रमा पथों तथा तोरण द्वारों पर अंकित की जाती थी। स्तूप जो होते थे उनके जो परिक्रमा पथ थे या जो तोरण द्वार थे, वहां पर जातक कथाओं के जो चित्र है वो बनाए जाते थे। चित्रात्मक परंपरा में मुख्य रूप से संक्षेप आख्यान, सतत आख्यान तथा घटनात्मक आख्यान पद्धति का प्रयोग किया गया है। चित्रात्मक जो पद्धति है उसमें संकेतात्मक रूप से यानी एक पूरा डिटेल से और एक पर्टिकुलर घटना की पद्धति से यहाँ पर इसका चित्रात्मक पद्धति का उपयोग किया गया है। वैसे तो सभी बौद्ध स्मारकों में मुख्य विषय बुद्ध के जीवन की घटनाएं ही हैं। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो बौद्ध स्मारक है उनके मुख्य विषय क्या थे। तो मुख्य विषय या तो कई बार ऑप्शन में जातक कथाएं लिख दिया जाता है या फिर बुद्ध के जीवन की घटनाएं। लेकिन मूर्तियां तथा आकृतियों से सजावट करने के मामले में जातक कथाएं भी समान रूप से महत्वपूर्ण रही है। तो ये दोनों ही चीजें ऑप्शन में दी जाती है कि या तो बुद्ध के जीवन से रिलेटेड है या फिर जातक कथाओं से रिलेटेड है। बुद्ध के जीवन से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं, पर उनमें से अक्सर बुद्ध के जन्म, गृह त्याग, ज्ञान को क्या कहते थे, बुद्धत्व प्राप्त करना, धर्म चक्र परिवर्तन और महापरिनिर्वाण, यानी उनकी जो जन्म चक्र से मुक्ति है उसको क्या बोला गया है, महापरिनिर्वाण बोला गया है। ये क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है की घटनाओं को ही अक्सर चित्रित किया गया है। जिन जातक कथाओं को अक्सर अनेक स्थान पर बार बार चित्रित किया गया है वह मुख्य रूप से छंदत जातक और विदुर पंडित जातक, भूरु जातक, सीबी जातक, वेशांतर जातक और शम जातक से है। अब यहाँ पर इसके कुछ क्वेश्चंस हैं और ये चीजें आप देख सकते हैं। ये आपका यहाँ पर ये चैप्टर फिनिश होता है। अब इसके अलावा इसके डायग्राम्स जो है, एक मेरे पास और फोल्डर है उस